हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल NV एडू हब। दोस्तों, आज से हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी जो पहली इकाई है और उसका जो पहला चैप्टर है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, देशी व्यापार। देखिए, देशी व्यापार के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी 11वीं कक्षा में। वहाँ आपने देशी व्यापार का अर्थ समझा होगा, फिर भी मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई भी देश है, ठीक, से फॉर एग्जांपल इंडिया। अब इस देश के अंदर जो भी व्यापार होगा, इस देश की बाउंड्री के अंदर, वो क्या कहलाएगा? हमारा देशी व्यापार। अगर ये व्यापार इस बाउंड्री के बाहर निकल गया, ये जो बाउंड्री हमने बनाई हुई है इसके बाहर निकल गया, तो ये विदेशी व्यापार हो जाएगा। उसके अंदर जितना भी व्यवसाय होगा, जो भी व्यापार होगा, वो देशी व्यापार होगा। ठीक है। अब चाहे वो एक गांव से दूसरे गांव के बीच में हो, या एक ही गांव के अंदर हो, ठीक, या किसी गांव से शहर के बीच में हो, या किसी शहर से गांव के बीच में हो, या फिर एक ही राज्य में हो, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो, ये सारा जो व्यापार है ये हमारा किसके तहत आता है? देशी व्यापार में। तो हम उसकी गहनता में नहीं जा रहे हैं, वो आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो देशी व्यापार है वो किस तरीके से होता है। देखिए, आप व्यावसायिक संगठन का कोई भी स्वरूप अपनाएं, चाहे वो एकाकी व्यापार हो, साझेदारी संस्था हो, कंपनी हो, या कुछ और, देशी व्यापार करने के इसी तरीके से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। उसकी जो प्रक्रिया है वो एक ही रहेगी। ठीक, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, किस तरीके से आप अपना ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे, मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, और उसके साथ साथ सामने जो मैंने मटेरियल लगाया हुआ है PDF फॉर्म में, उसको भी पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, ये है हमारा क्रेता, जिसको हमने K से डिनोट किया हुआ है, और ये हमारे विक्रेता। ये भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। फर्ज कीजिए कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, और वो व्यवसाय है कि आपको बने बनाए पैंट शर्ट्स बेचने, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, अब आपको बने बनाए पैंट शर्ट्स बेचने हैं, तो पहले खरीदने तो पड़ेंगे। अब खरीदने के लिए सबसे पहला सवाल आपके माइंड में उठता है कि कहाँ से खरीदें, और सस्ते दामों पे खरीदें, अच्छी क्वालिटी का माल खरीदें, जिससे कि आपकी सेल बढ़े, आपकी ख्याति बढ़े। तो उसके लिए क्या करते हैं आप पूछताछ करते हैं। ठीक है, पूछताछ किससे करेंगे? पूछताछ करने के लिए देखिए, यहाँ पर भी पहला जो स्टेप दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है? पूछताछ करना। तो आप पूछताछ करेंगे। पूछताछ किससे करेंगे? अपने कुछ मित्रों से बातचीत करेंगे। ठीक, आप अपने पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एक संस्था है जिसमें कई सारे बिजनेस हाउसेस जुड़े हुए हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और कई सारे बिजनेस के नाम की जो एक निर्देशिका आती है, इसे ट्रेड डायरेक्टरी बोलते हैं, उसमें से आप पता कर सकते हैं। या फिर कई समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में विज्ञापन आते हैं, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़ी कंपनी हैं तो आप खुद भी न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं कि भाई हमें इस किस्म के माल की आवश्यकता है, जो भी हमें कर सकता है आ जाइए। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं पूछताछ करने के। देखिए, पूछताछ करने का फ़ायदा क्या है कि आपको अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा और सस्ती दर पे मिलेगा। ठीक, अब हमने जो उदाहरण लिया है उसमें एक के क्रेता है, और ये क्या करता है? इंक्वायर करता है। ठीक, इंक्वायर करने के लिए इसने संपर्क किया कई सारे विक्रेताओं से, A, B, C एंड देन D एंड सो ऑन, राइट। अब क्या होगा? अब देखिए, इसको जो माल चाहिए, इसको कुछ शर्ट्स चाहिए, इसको कुछ पैंट्स चाहिए, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग कलर में चाहिए, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स में चाहिए। तो इस जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ये अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो एक लेटर में लिख के इन सब लोगों के पास भेजेगा कि भाई मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है,
आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस रेट पे मुझे करेंगे और क्या क्वालिटी देंगे, वगैरह वगैरह। इतने लोगों से इसने जानकारी की। उसके बाद क्या होगा, जब इनके पास ये लेटर पहुंचेगा तो बिजनेस तो इनको भी करना है, तो ये जानकारी रिवर्ट में देंगे। ठीक, तो यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हुआ, वापस ये रिस्पॉन्ड करेंगे। इसने जो लेटर लिखा था यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा इंक्वायरी लेटर अंग्रेजी में अगर हम कहें तो। हिंदी में इसे कहेंगे तो ये कह सकते हैं आप कि पूछताछ का पत्र। ठीक है, अब वापस जो विक्रेता जो जानकारी देगा उसको हम कहेंगे कोटेशन अंग्रेजी में, और हिंदी में से क्या कहेंगे, हिंदी में से निरख कहते हैं, निरख पत्र। ठीक है, तो अब इस ये जो कोटेशन है इसमें ये सब कुछ लिख देंगे, जो भी क्वांटिटी, क्वालिटी, वैरायटी इनके पास अवेलेबल है, और अगर वो मैच कर रही है क्रेता की डिमांड के अकॉर्डिंग तो ये सारी डिटेल लिख देंगे। इनफैक्ट ये वो भी लिख देंगे कि इनकी क्या शर्तें हैं बिजनेस करने की। ठीक, अब देखिए ये 4 लोग हैं, चारों ने इसको कोटेशन भेजी। अब इसके पास चांस है कि इन चारों में से वो किसको सेलेक्ट करे। ठीक है, हो सकता है कि विक्रेता ए जो है ये माल की क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहा है लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। कानपुर वाला है वो क्वालिटी भी ठीक ठाक दे रहा है, प्राइस भी ठीक ठाक दे रहा है। इलाहाबाद वाला प्राइस बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी अच्छी नहीं है। सहारनपुर का भी लगभग कानपुर जैसा ही है, लेकिन अब ये सोच रहा है कि आगरा से कानपुर का डिस्टेंस कम है और सहारनपुर का ज़्यादा है, तो कुछ कॉस्ट मेरा बच जाएगा, तो इसने कानपुर वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब सबको तो सिलेक्ट करेगा नहीं, किसी एक को करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिस एक को करेगा उसको क्या कर देगा, ये ऑर्डर दे देगा। ठीक, ये फिर से इसको कम्युनिकेट करेगा, केवल अब इसको कम्युनिकेट करेगा और ऑर्डर दे देगा। ठीक, क्योंकि नियम शर्तें इसने ऑलरेडी कोटेशन में लिख दी थी और उसके अकॉर्डिंग इसमें अगर इसको कुछ चेंजेस करने होंगे तो ये उसके अंदर मेंशन कर देगा और ये ऑर्डर दे देगा। ठीक है, देखिए हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पर यही है, माल के लिए आदेश देना। पहला हुआ हमारा पूछताछ करना, दूसरा हुआ पूछताछ का उत्तर प्राप्त करना जो कि विक्रेता हमको देगा तो क्रेता को प्राप्त होगा, और तीसरा है माल के लिए आदेश देना। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब ये जो कानपुर वाला विक्रेता है इसको इसका ऑर्डर मिल गया है, इसके लिए ये इसको एक लेटर और लिखेगा। ठीक है ना, कंफर्मेशन के लिए लिखेगा कि भाई हमें आपका ऑर्डर मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना देना। ठीक, तो यहाँ पे जो विक्रेता होगा वो सूचना दे देगा भाई हमें आपका आदेश प्राप्त हो गया है, और उसके बाद आगे की जो भी उनको पत्राचार करना होगा, जानकारी एक दूसरे से लेनी होगी, वो आगे बातचीत करेंगे। अब सवाल उठता ही है, हमारे पास था हमारा क्रेता के और हमारे पास था विक्रेता दूसरे नंबर का बी। कहाँ से है ये, कानपुर से। ठीक है ना। अब इसने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक, अब ऑर्डर मान लीजिए उसकी जो ऑर्डर की कॉस्ट है, जो इसको कॉस्ट आएगी तकरीबन आएगी वो 50 लाख रुपीज़। ठीक है, और ये इसको मान लेते हैं 70 लाख रुपीज़ में बेचेगा। ठीक है, वो तो ठीक है 70 लाख रुपीज़ को मिलेंगे, लेकिन 50 लाख तो उसको लगाने पड़ेंगे। अब अगर ये पहली बार बिजनेस कर रहा है के साथ तो 50 लाख रुपीज़ सोचना पड़ेगा ना इसको। मान लीजिए कल को ये हुआ कि ये तो मार्केट से कच्चा माल उठा के 50 लाख रुपीज़ का माल भी तैयार कर लेता है और ये ऑर्डर लेने से मना कर दे। ठीक है, या फिर ये माल तैयार करके भेज भी दे और फिर इसको पैसा ना मिले, बातें हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारा विक्रेता है, जो हमारा सेलर है, ये क्या करेगा, ये इंक्वायरी करेगा किसके बारे में, हमारे क्रेता के बारे में, हमारे बायर के बारे में, कि भाई ये जो खरीदने वाला व्यक्ति है इसकी गुडविल कैसी है। ठीक, पैसे लेने और देने के मामले में इसका व्यवहार कैसा है। अब इसकी जानकारी इसे कहाँ से मिलेगी, एक तो जानकारी ले सकता है इसके बैंक से। तो ये जो हमारा बी है सेलर, ये हमारे के से बोलेगा भाई आप ये बताइए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन सी बैंक में है। ठीक, ये बताएगा भाई इस बैंक में है।
उस बैंक में जाके इंक्वायर कर लेगा कि भाई उसका क्या स्टेटस है। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो हमारा हुआ वो क्या है, व्यापारियों से व्यापारिक संदर्भ द्वारा। अब ये पता करेगा कि भाई क्या है इसके जो है रिलेशंस पिछले कुछ लोगों से रहे हैं, पहले कभी इसने अगर माल वगैरह खरीदा है तो पेमेंट दिया है नहीं दिया है, तो उसकी जानकारी इसको मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से और क्या कर सकता है, ये इससे इसके अंतिम खाते मांग सकता है कि भाई अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो बता दीजिए भाई कि आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं पिछले 3 साल के फाइनल अकाउंट्स हमको दिखा दीजिए, हम थोड़ा श्योर होना चाहते हैं। और क्या कर सकता है ये, कुछ अपने निजी साधनों से भी पता कर सकता है। से फॉर एग्जांपल कि ये जो बी है इसका कोई जानने वाला आगरा रहता है और उसने पता कर लिया उसके बारे में। ठीक है, उसके पर्सनल सोर्सेज हो गए। ठीक है। और क्या कर सकता है, एक तरीका ये हो सकता है जो इसका बैंक है ये अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आपकी जो आगरा में ब्रांच होगी ज़रा उनसे पता करवाइए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और व्यापार मंडल द्वारा जो इनके संस्था या ग्रुप होते हैं उनसे जानकारी ली जा सकती है। ठीक है। और अगर कोई व्यापारिक जांच प्रतिष्ठान बना हुआ है तो उसके थ्रू भी ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि एक दूसरे की जांच इसी तरीके से की जा सके, तो वो तरीका ईजाद किया जा सकता है। तो इतने सारे तरीके से क्या करेगा, इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेगा। क्यों? क्योंकि जब बड़ा ऑर्डर होता है तो कैश में पेमेंट नहीं होता है या थोड़ा बहुत कैश में पेमेंट हो जाता है एडवांस के तौर पे, और रिस्क रहता है। तो जोखिम को रिड्यूस करने के लिए जो हमारा विक्रेता है वो क्या करता है, माल उधार देना व आर्थिक स्थिति की पूछताछ करता है, और जब वो श्योर हो जाता है तब वो आगे बढ़ता है। ठीक भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब अगला स्टेप, अब मान लीजिए संतुष्ट भी हो गया। अगला स्टेप क्या है कि माल का एकीकरण। माल का एकीकरण से क्या मतलब है हमारा, माल के एकीकरण से मतलब ये है कि जो 50 लाख का माल का ऑर्डर तो इसने ले लिया, लेकिन सारा माल इसके पास अवेलेबल नहीं है। कुछ कच्चा माल इसे कहीं और से खरीदना पड़ेगा या कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, तो ये खरीदेगा, उसको इकट्ठा करेगा। इसने एक टाइम पीरियड लिया होगा कि भाई तब तक मैं आपको ऑर्डर आपका कंप्लीट करके दे दूंगा, तो अभी अपने काम पे लग जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इकट्ठा, और उसको अगर बनाना होगा तो बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, पैकिंग का। अब देखिए, जब बायर ने जब ये ऑर्डर दिया होगा इसको, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इसने लिखी होगी, हो सकता है इसने पैकिंग को लेके कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हों, या फिर कई बार बिजनेस ऐसा होता है, ऐसी चीज़ों के साथ हम डील करते हैं कि पैकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि कुछ टूटने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छे पैकेट में रख के उसको नहीं भेजेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो किस तरह की पैकिंग उस ऑर्डर में मांगी गई है, या किस तरह की पैकिंग वो प्रोडक्ट जो हम वस्तु भेज रहे हैं उसमें रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये पैकिंग भी करेगा, उसकी भी व्यवस्था करेगा। और क्या करेगा ये, मार्किंग, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो माल है वो बहुत सारे लॉट में जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे शर्ट्स के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग साइज़ की शर्ट, अगर जो भी हम कार्टन बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे, उन पर अगर मार्क कर देंगे तो पहचानने में आसानी होगी। तो मार्किंग किस तरीके की होगी, ये सब भी इसके ऑर्डर में मेंशन होगा, और उसके अकॉर्डिंग डब्बों पर, पैकेट्स पर या कार्टन्स पर मार्किंग कर दी जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट क्या हुआ, अब इसका माल क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक, रेडी टू डिस्पैच। अब ये माल भेजने के लिए इसका तैयार हो गया। तो जब रेडी हो गया तो माल इसको क्या करना है, अब भेजना है। ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, माल भेजना। जो माल भेजना वाला स्टेप है, जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें जो हमारा ये जो प्रोसेस है ये लेंथी भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम किस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं माल भेजने के लिए। ठीक है। कैसे, देखिए साधन क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। हम ट्रक से भिजवा सकते हैं अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो। ज़्यादा डिस्टेंस है, हैवी मटेरियल है, तो हम ट्रेन से भिजवा सकते हैं। ठीक है ना। और वो बंदरगाह की अगर सुविधा है तो शिप से भिजवा सकते हैं, बहुत हैवी लोडेड है तो। ठीक है, डिपेंड करेगा जैसी ज़रूरत हो। जैसे आगरा और कानपुर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी सामान है ज़्यादा क्वांटिटी में तो ट्रेन से भिजवाया जा सकता है, अदरवाइज़ ट्रक से भिजवाया जा सकता है। ठीक है ना, ट्रक से या कुछ और गाड़ियों से, जैसा भी हो। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलते हैं कि ट्रेन से भिजवाना होगा, तो क्या व्यवस्था रहेगी। देखिए, अगर ट्रेन द्वारा माल भिजवाया जाता है तो उस केस में कुछ स्टेप्स, प्रोसेस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें दो बातें आएंगी। एक तो ओनर अपने रिस्क पे भेजे, जो माल का मालिक है यानी हमारा विक्रेता है यहाँ पर, और दूसरा ये कि
जो भी भेज रहा है, यानी कि हम रेलवे के माध्यम से भेज रहे हैं, तो रेलवे के अधिकारी कहीं ना कहीं इस जोखिम को बेयर करें। तो वो देखा जाएगा कि हम क्या अडॉप्ट करते हैं। ठीक, रेल द्वारा अगर माल भेजा जाएगा, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गाड़ी का निश्चय करना पड़ेगा। गाड़ी का मतलब एक तो होती है भाई गुड्स ट्रेन, जैसे हम कहते हैं हिंदी में मालगाड़ी, ठीक है ना। तो मालगाड़ी के थ्रू भेजना है, या फिर पैसेंजर ट्रेन जिसे हम कहते हैं सवारी गाड़ी, या सवारी गाड़ी के थ्रू भेजना है। तो देखिए डिपेंड करता है कि अगर माल आपका बहुत ज़्यादा है और ऐसा है कि कई दिनों में पहुँचे या थोड़ा लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। और अगर आपको माल जल्दी भिजवाना है, सवारी गाड़ी के थ्रू भिजवाना है, जो ऐसा है बहुत जल्दी माल आपका ख़राब हो सकता है, तो सवारी गाड़ी का इस्तेमाल करें। तो जैसा भी हो, पहले तो ये निश्चय कीजिए अपने माल के अकॉर्डिंग कि भाई मालगाड़ी के द्वारा भिजवाना है या सवारी गाड़ी के द्वारा। दूसरा क्या है कि गाड़ी से भेजने के लिए प्रार्थना पत्र भरना। अब आपको रेलवे के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसे हम कंसाइनमेंट नोट के नाम से जानते हैं। वहाँ सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी कि कहाँ भिजवा रहे हैं, किस जगह भिजवा रहे हैं, किस व्यक्ति को भिजवा रहे हैं, माल क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रोसीजर है। उसके बाद जोखिम पत्र भरना, जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि मालिक की जोखिम रहेगी या रेलवे की जोखिम रहेगी, तो उसके लिए अलग अलग प्रपत्र है। ठीक है, जाहिर सी बात है रेलवे की जोखिम रहेगी तो फिर उसका जो किराया है उसमें से आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा और वसूला जाएगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। नेक्स्ट, रेलवे अधिकारियों को माल की सुपुर्दगी। जब ये सारी डिटेल हो जाती है तो आप रेलवे अधिकारी को क्या कर देंगे, माल की सुपुर्दी दे देंगे। ठीक है, जब माल की सुपुर्दी दे देते हैं तो रेलवे से आपको जो रसीद मिलेगी उसको हम क्या कह देते हैं, बिल्टी या रेलवे रिसीट। इसमें सारी डिटेल होगी कि किसका माल है, कहाँ जा रहा है, कितनी क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। इसके आगे के स्टेप समझते हैं फटाफट से। इसके बाद क्या होगा कि जो बिल्टी आपको मिली है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये याद रखिएगा। ये जो बिल्टी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक, जिसको हम रेलवे रिसीट के नाम से जानते हैं। इसका आपको बेचान करना है। ठीक, कैसे देख, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्टी का बेचान करना यानी कि जिस स्थान पे माल जाना है, ठीक है, ये रिसीट जो है वहाँ पर भेज दी जाएगी। ठीक, यानी कि हमें कानपुर से माल आगरा भिजवाना, तो रिसीट जो है आगरा पहुँच गई। अब वो माल आपका पहुँचा हुआ है और तय समय तक आगरा वाला जो हमारा क्रेता है कि इसने किसी व्यक्ति को नहीं भेजा स्टेशन पे, 1 दिन 2 दिन माल पड़ा रहा, तो उसके लिए आपको कुछ विलंब शुल्क देना पड़ेगा, जिसे हम टेक्निकल टर्म कहें तो डिमरेज कहते हैं अंग्रेजी में। तो विलंब शुल्क देना पड़ेगा जो भी रेलवे द्वारा तय हो। ठीक है, एक और पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर बिल्टी खो जाती है तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगरा में ये जो बिल्टी है ये पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा वगैरह भिजवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो के है हमारा क्रेता, ये जिस भी व्यक्ति को भेजेगा बिल्टी लेके भेजेगा, तभी माल छूटेगा। अगर मान लीजिए बिल्टी इस तक पहुंचती नहीं है या खो जाती है तो क्या प्रोसीजर है। अब देखिए बिल्टी खो जाती है तो फिर ये रेलवे ऑफिसर्स के लिए बड़ा रिस्की हो जाता है कि आपको वो कैसे भरोसा करें और आपको कैसे हैंड ओवर करें। तो उसके लिए एक हर्जाना पत्र वो आपसे भरवाते हैं और उनके समक्ष सारी बातें रखिए। ठीक, तो वो भरवा कर वो आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको अपना जो पक्ष है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। अब देखिए हम उसी वापस स्टेप पे आ जाते हैं। ये तो अभी तक तो रेलवे का प्रोसेस चल रहा था, यहाँ तक ये बात खत्म हो गई। ठीक, अब जो पिछला स्टेप हमने किया था कि माल भेजना, ठीक है, वो माल उसका तैयार था, वो बीजक तैयार करेगा सेलर हमारा, और बीजक तैयार करने के बाद वो क्या करेगा, माल भेजने की सूचना देगा। एक लेटर लिखा जाएगा यहाँ पे जिसे एडवाइस लेटर कहते हैं, लेटर ऑफ एडवाइस, माल भेजने की सूचना देना। तो ये क्या करेगा, विक्रेता एक लेटर लिखेगा कि भाई इस डेट को हम माल भेज रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप मतलब किस तारीख को पहुंच रहा है, ताकि आप रेलवे से माल को छुड़वा लें। और बिल्टी भी भेज देगा साथ में, जो हमने अभी रेलवे की बात की थी, अगर रेलवे से माल भेजा गया तो। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो बीजक तैयार किया जाता है किसके द्वारा, विक्रेता के द्वारा। अब इस बीजक में क्या होता है भाई, इस बीजक में सारी डिटेल्स होती है कि विक्रेता ने जो भी माल भेजा है, कितनी क्वांटिटी का भेजा है, किस वैरायटी का भेजा है, उसका कितना कॉस्ट हुआ, अगर कोई डिस्काउंट है तो कितना डिस्काउंट हुआ, अगर कुछ और चार्जेस लगे हैं जैसे कि भाड़ा
या बीमा के व्यय लगे हैं, तो वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होते हैं। साथ साथ ये भी मेंशन होता है कि पेमेंट किस तरीके से करना है। तो ये सारी जानकारी किस में मिलेगी, हमें बीजक में मिलेगी। ये एक्चुअल बिल होता है जो भी माल विक्रेता द्वारा क्रेता तक पहुंचाया गया। तो बीजक तैयार किया जाता है, इसकी एक कॉपी विक्रेता अपने पास रख लेगा और एक कॉपी क्रेता को भेज देगा। अब इसके बाद क्रेता को क्या करना है, अब देखिए उसने माल भी भिजवा दिया, अब क्या करना है, जो हमारा क्रेता है कि इसको क्या करना है, अभी किसी को भेज के माल की क्या लेनी है, सुपुर्दगी लेनी है। सुपुर्दगी कैसे ली जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो बिल्टी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको रेलवे रिसीट कहते हैं हम, इसको दिखा के माल की सुपुर्दगी ले ली जाएगी, ठीक है ना। और इसके पास एक इनवॉइस भी होगी जो कि ऑलरेडी सेलर द्वारा भेजी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं, ठीक। अब देखिए माल तो इसको मिल गया, ठीक है। जो क्रेता है इसने क्या कर लिया भाई, माल प्राप्त कर लिया। अब माल तो प्राप्त हो गया, अब बात आती है किसकी, भुगतान की। तो भुगतान के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इनके बीच में तय हुई है, जो बीजक में लिखी होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि कई बार तो तुरंत पेमेंट की बात होती है। अगर मान लीजिए कंडीशन ये लिखी हुई है कि माल छुड़ाने से पहले ही पेमेंट होना है, तो क्या होगा कि माल की प्राप्ति की रसीद लेके ये जाएगा सीधे बैंक, और बैंक के थ्रू पेमेंट करके माल छुड़ा लेगा उस फिर रसीद दिखा के, या फिर बाद में पेमेंट हो सकता है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, जनरली बाद में ही होता है, क्योंकि पहले कुछ एडवांस भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गुड फेथ पे चलती हैं। हाँ, अब आती है बात कि माल रिसीव हो गया, अब माल में अगर कुछ कमी है, अगर कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, क्योंकि जो ऑर्डर इन्होंने भेजा था और जो इनवॉइस बन के आया है, इन दोनों का मिलान किया जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ निकली तो फिर सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कौन सूचना देगा, ये हमारा जो क्रेता है किसको देगा, विक्रेता को देगा, कानपुर वाले को, ठीक है। तो वो जो भी कंप्लेंट्स और एडजस्टमेंट उसकी जानकारी लिखेगा, आपस में पत्राचार होगा कि भाई ठीक है, अगर ये माल है वापस भिजवा दीजिए, उसका पैसा एडजस्ट कर देंगे, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें इनके बीच में होंगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका पेमेंट होगा, ठीक। मान लीजिए भाई 70 लाख का माल था, इसमें से 10 लाख का माल जो है डैमेज हो गया है, कुछ हमारे मर्जी मुताबिक नहीं, वापस हो गया, ठीक है। तो 60 लाख का पेमेंट करना होगा, तो उतने का पेमेंट अब कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। जैसी भी होगी शर्त उसके मुताबिक कर दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करना है, चेक द्वारा करना है, ऑनलाइन करना है, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट रिसीव होता है विक्रेता को, तो वो क्या करता है, एक रसीद जनरेट करता है, ठीक, जिसका नमूना यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें एक नियम है, अगर 5,000 से ऊपर की रसीद देता है तो एक रेवेन्यू टिकट लगाना पड़ता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जो इनका पिछला कोई भी हिसाब होगा, उसका विवरण भेज दिया जाता है कि भाई पिछला, अगर पहले से डील चल रही है तो, कि भाई लाख रुपये और थे और 60 लाख अभी आपने हमको दे दिए हैं, तो पिछला पेमेंट अभी और रह गया है जो आपने अभी तक किया ही नहीं, 90 लाख का। तो 90 लाख का पेमेंट आपके ऊपर ड्यू है, जब भी करना हो। जो भी डिटेल है, तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया, वरना जो भी इनका खाता विवरण रह जाएगा, पुराना कुछ हिसाब किताब, तो उसकी जानकारी भी साथ साथ देते रहे, जिससे कि भूल ना पड़े, ठीक है, कि भाई ये वाली हमारी डीलिंग हुई थी और उस वक्त भी आपका इतना पैसा पेंडिंग रहा था। अब देखिए हमने उनको हिसाब भेज दिया, भाई 90 लाख आपका अभी भी पेंडिंग है, से फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है कि भाई उसमें समय हो गया, ठीक, बहुत लंबा समय हो गया, तो हम उनको और लेटर लिख रहे हैं, हमारे जो ओवर डी हो उसके लिए उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं, ठीक है। तो 10-15 दिन के अंतर में हम लोग जो है उनको पत्र लिख देते हैं, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आता है, तो उनको हम एक वैधानिक चेतावनी दे देते हैं, जिस लेटर को हम किस नाम जानते हैं, तगादे के पत्र, यानी कि आपको अपना पैसा रिकवर करना है, तो उसके लिए जो है आप पत्र लिख रहे हैं। जो भी तारीख थी, फॉर एग्जांपल कि भाई इसका पेमेंट हो जाना था 3 महीने के अंदर, ठीक है। अब 3 महीने हो गए प्लस 3 डेज है पास्ट, ये सारे दिन पास हो गए, तो आपने फिर से उनको एक रिमाइंडर भेजा, ठीक है। उसके 10-15 दिन बाद तक भी आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई पेमेंट नहीं आया, तो फिर क्या कर सकते हैं आप ये वाला जो डनिंग लेटर है, तगादे का पत्र, ये आप भेज सकते हैं, जिसमें एक चेतावनी लिखी होती है, एक तारीख लिखी होती है, इस तारीख तक आप हमारा भुगतान कर दीजिए, अन्यथा हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जब पैसा नहीं मिलेगा तो और क्या होगा, यही करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आज हमने समझा कि किस तरीके से देशी व्यापार की प्रक्रिया
आरंभ होती है और किस तरीके से इसका अंत होता है। आप किसी भी व्यावसायिक स्वरूप में व्यवसाय कर रहे हों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, लेकिन आपको इसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, ये सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि देशी व्यापार किस तरीके से होता है, उसकी क्या कार्यविधि है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत ही जल्द फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।